माई डेविल प्रोफेसर पार्ट 15। प्रीशा की आंखों में आंसू भर आए थे। उसका गला सूख गया था। मैं क्यों जाऊं सर को छोड़कर? मैं कहीं नहीं जाने वाली। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी पर जिद से भरी। मैं नहीं जाऊंगी। रिद्धिमा ने आंखें सिकोड़ ली थीं। नफरत और हताशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तुम बेवकूफ़ हो क्या? उसने तेज़ कदम बढ़ाए। तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि अगर तुम यहाँ रहीं तो अंशुमन जिंदा नहीं बचेगा? प्रीशा का दिल जैसे कांप कर गिर गया था। उसने फौरन अपना हाथ रिद्धिमा की पकड़ से छुड़ा लिया था। एक झटके में। नहीं, उसकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन उसमें भरोसा भी था। वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर है ना, वो उन्हें ठीक कर लेंगे। उसकी नज़रें आईसीयू के कांच पर जमी हुई थी। और उन्हें मुझे देखे बिना सांस नहीं आती। उसकी पलकों पर आंसू कांपते हुए ढलक पड़े थे। सर बहुत स्ट्रांग हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें अकेला। रिद्धिमा उसकी बात सुनकर अचानक उबल पड़ी थी। वो एक कदम में प्रीशा के बहुत करीब आ गई थी। उसका हाथ हवा में उठा जैसे वह उसके बाल पकड़कर उसे झकझोर देगी। तुम? रिद्धिमा का हाथ हवा में उठा ही था कि प्रीशा की आंखें डर से फैल गई थीं कि तभी प्रीशा एक हैरान सी आवाज़ पीछे से सुनाई दी। प्रीशा और रिद्धिमा दोनों एक साथ मुड़ चुकी थीं। अभिमन्यु राजदान, अंशुमन का छोटा भाई, तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अभिमन्यु उसके करीब आकर बोला, भाभी आप यहाँ बाहर क्या? लेकिन तभी उसकी नज़र रिद्धिमा के उठे हुए हाथ पर गई। बहुत सिक्योरिटी ही उसका पूरा एक्सप्रेशन सख्त हो गया था। अभिमन्यु ने कड़क आवाज में कहा, हाथ नीचे। रिद्धिमा सकपका गई थी। अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? या फिर से कोई नया झूठ जैसा तुम अब तक बोलती आई हो? रिद्धिमा की आंखें भड़क उठी थीं। तुम समझते क्यों नहीं? अगर प्रीशा यहाँ रही तो वो अभी बोल ही रही थी कि तभी उसने कुछ हाथों और कदमों की आवाज़ सुनी। काले जैकेट, ब्लैक कम्युनिकेशन डिवाइस, अंशुमन की स्पेशल स्क्वाड। अगले ही सेकंड कुछ लोगों ने रिद्धिमा को घेर कर पकड़ लिया था। रिद्धिमा छूटने की कोशिश करती हुई झंझलाहट में बोली, मुझसे दूर हटो। तुम्हें पता भी है तुम किसे हाथ लगा रहे हो? प्रीशा की सांसें अटक गई थीं। वह पहचान चुकी थी उन लोगों को। प्रीशा ने हैरानी से पूछा, आप तो पुलिस है ना? उस दिन पार्क में भी आप लोग वहीं थे? तभी एक महिला ऑफिसर आगे आई, प्रोफेशनल टोन में आंखों में भरोसा लिए प्रीशा की आंखों में देखकर बोली, यस मैम, एक हल्की आश्वस्त करने वाली आवाज़ में। हम काफ़ी समय से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रीशा का दिल एक झटके में टूटकर जुड़ गया था। वह अंशुमन को नए नज़रिए से समझने लगी थी। उसकी जान पर बनी थी, तब भी उसे प्रीशा की परवाह थी। रिद्धिमा पूरी तरह बौखलाई हुई थी। चेहरे पर क्रोध, हाथ बेकार झूल रहे थे। तुम लोग नहीं समझते, अगर चिप रेवन तक नहीं पहुंची तो अंशुमन मर जाएगा। यह गहरी तीखी हंसी, किसी के धीरे से ताली बजाने की आवाज़ पीछे से आई। सबकी नज़र उस ओर मुड़ गई थी। विपिन, सूट अप, शांत एंड कॉन्फिडेंट, अंशुमन के स्क्वाड का वही मेंबर जिसे देखकर किसी को भी थोड़ा डर लग जाए, जो काफ़ी सालों से रेविन का राइट हैंड बनकर काम कर रहा था ताकि उसके साम्राज्य को ख़त्म किया जा सके। वह धीरे धीरे आगे आया। रिद्धिमा की आंखें डर से फट गई थी उसे अपने सामने देखकर। तुम तो राविन के इकलौते वफादार आदमी हो ना? तो तुम? विपिन आगे बढ़ा। उसकी हल्की सी तिरछी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। वफादारी? उसने धीरे से बोला, सिर्फ हमारी वर्दी के साथ है, रेवन के साथ नहीं। अब तुम सब बेवकूफ़ हो तो इसमें हमारी क्या गलती? कभी सोचा भी है रेवन के साम्राज्य का हर राज बाहर कैसे जा रहा है? रिद्धिमा की सांसें तेज हो गई थी। कुछ भी कर लो, वह चीख के बोली, लेकिन अगर चिप नहीं दी तो अंशुमन मर जाएगा। और तभी विपिन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंशुमन सर हमारे होते हुए मर सकते हैं? इम्पॉसिबल। रिद्धिमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। विपिन ने धीरे खतरनाक सुकून के साथ बोला, और तुम्हें जानकर हैरानी होगी। एक टाइनी वाइल की कैप पर उसकी उंगली पड़ी जिसे वह हाथ में घुमाकर बोला, एंटीटोड सर को मिल चुका है। उस एक लाइन ने सारी हवा रोक दी थी, सारी खामोशी को चीर दिया था और प्रीशा की आंखें आशा से भर दी थी। वो तभी सांसों में सिर्फ एक ही शब्द बोल पाई थी, अंशुमन। विपिन ने रिद्धिमा की तरफ एक आखिरी ठंडी नज़र डालते हुए कहा, इसे रिमांड होम ले जाओ। फिर तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मिस रिद्धिमा राय, आपके पापा से आपकी बहुत जल्द मुलाकात होगी। रिद्धिमा का पूरा चेहरा खोल उठा था, जैसे किसी ने उसका सबसे बड़ा राज खुली सड़क पर फेंक दिया हो। रिद्धिमा का ये सच कोई नहीं जानता था कि वो विपिन रॉय की बेटी है। तभी अभिमन्यु आगे बढ़ा, कदम धीमे लेकिन आंखों से आग जलती हुई थी। वह रिद्धिमा के सामने आकर रुका, बहुत करीब, आवाज़ बुरी तरह कांपती हुई थी, तुमने मेरे साथ गलत क्यों किया? रिद्धिमा कुछ पर उसे घूरती रही, फिर उसके होठों पर एक बेहद जहरीली मुस्कान चढ़ गई थी, क्योंकि तुम जैसे सॉफ्ट हार्टेड लोग सिर्फ यूज़ करने के लिए होते हैं। अभिमन्यु के चेहरे पर जैसे किसी ने तमाचा मारा हो।
रिधिमा आगे झुककर तंज में बोली, तुम्हें लगता है उस दिन मैं अचानक तुम्हारे कमरे में थी? उसकी आवाज़ में पागलपन भरा संतोष था। नहीं मिस्टर बेवकूफ़, मैं तुम दोनों भाइयों को अलग करना चाहती थी, राजदान परिवार की बुनियाद हिलाना चाहती थी। स्कर्ट के हाथ और ज़्यादा कस गए थे उसकी बातें सुनकर, लेकिन वह रुकी नहीं थी। पर क्या करें, दोनों महात्मा जो ठहरे। वह चीखी, और तुम जैसे लड़के से तो कोई लड़की प्यार कर ही नहीं सकती, बेवकूफ़। अभिमन्यु की मुट्ठियाँ कस गई थीं, पर उसकी आंखों में सिर्फ डर था जिसे शब्दों में चीर कर रख दिया था। विपिन ने हाथ का इशारा किया और रिधिमा को स्कर्ट घसीट कर ले गई थी। उसकी आवाज़ दूर जाती गूंजती रही थी, तुम लोग ज़्यादा खुश मत होना, रविन तुम सबको ख़त्म कर देगा। प्रीशा की आंखें उस ओर नहीं थीं, उसकी नज़रें सिर्फ आईसीयू के कांच पर थीं। उसके पैर खुद ब खुद दौड़ पड़े थे। वह किसी को कुछ कहे बिना अंदर चली गई थी। अंदर मशीनें लगातार बीप कर रही थीं। अंशुमन अभी भी आईसीयू में ट्यूब्स ऑक्सीजन के बीच था, लेकिन काउंट स्टेबल हो चुका था। प्रीशा कांच पर हाथ रखकर फुसफुसाई, सर आप होश में आ जाइए ना। उसके दिल में उम्मीद पहली बार पूरी ताकत से धड़क उठी थी। रात के करीब 3 बज चुके थे। आकाश, अनिकेत, मिष्टी और ज्योति को अभिमन्यु ने घर भेज दिया था। आईसीयू की हल्की सी नीली लाइट, मशीनों की धीमी बीप और प्रीशा अंशुमन के हाथ को कसकर थामे हुए थी। थकान उससे लड़ रही थी, पलकों पर नींद भार डाल रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां अंशुमन का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थीं और तभी एक मजबूत गर्म सी बाजू उसके कंधे से गुजरी और उसे एकदम करीब खींच लिया था। प्रीशा की सांसें अटक गई थी, उसके होठों पर चीख उभरने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में आवाज़ गूंजी, तुम ठीक हो ना जाना? अंशुमन। उसने चौंक कर आंखें खोल दी थी और वह जाग चुका था। उसकी आंखें खुली, जगह पहचानने की कोशिश की और सीधे उसके चेहरे पर टिक गई थी। वह अंशुमन के साथ हॉस्पिटल के बेड पर थी। प्रीशा का दिल जैसे उछलकर गले में आ गया था। आपको होश आ गया? उसकी आवाज़ जोर से निकली थी, उतनी ही घबराई हुई। अंशुमन ने हल्की सी भौंची करते हुए अपने सिग्नेचर चिड़चिड़े अंदाज में कहा, नहीं, अभी तो मरने वाला हूँ। वाक्य पूरा होने से पहले प्रीशा ने तुरंत अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया था। उसका हाथ कांप रहा था, उसकी आंखें गुस्से और डर से चमक रही थीं। वो आप ऐसे मत बोलिए। उसकी सांसें तेज थीं, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। कुछ सेकंड की खामोशी, बस उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थीं। अंशुमन ने उस पर नजरें टिकाए रखी। भारी फुसफुसाहट में वह बोला, तो ऐसे ही रुक जाओ मेरे पास। उसने अपनी पकड़ में रखते हुए, जैसे डर हो, अगर छोड़ा तो वह सपना बनकर गायब ना हो जाए। अंशुमन ने धीरे से उसे अपनी तरफ खींचा, इतना पास कि प्रीशा का माथा उसकी ठंडी जॉलाइन से छू गया था। प्रीशा हड़बड़ा गई थी, उसका सीना अंशुमन की धड़कनों से सटा हुआ था। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने हकलाते हुए फुसफुसाया। ऐसे में आपको आराम करना चाहिए ना। अंशुमन की उंगलियां उसकी पीठ पर हल्के हल्के टिक गई थी। उसने आंखें बंद करते हुए धीमी भारी आवाज़ में कहा, तो ऐसा करो। वह एक पल रुका, जैसे सांस को भी अपने मुताबिक कंट्रोल कर रहा हो। ज़्यादा मेहनत मत करवाओ मुझे। प्रीशा ने चौड़ी आंखें करते हुए उसे देखा। क्या मतलब? अंशुमन ने अपनी आंखें खोलकर उस पर ठहरती नज़रों के साथ फुसफुसाया, यहीं रहो, ऐसे ही, सर रखो मेरे सीने पर। उसका हाथ उसके सिर पर जाकर ठहर गया था, नर्म लेकिन पूरे मालिकाना हक के साथ। और सो जाओ। उसके शब्दों में कोई आदेश नहीं था, बस एक डर छिपा हुआ था उसे फिर से खो देने का। प्रीशा के गाल गर्म पड़ गए थे, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छिप ही न सके। वह उसकी पकड़ से निकलना चाहती थी, पर निकल नहीं पाई। धीरे से उसने अपना सिर उसके सीने पर टिकाया, जहाँ हर धड़कन कह रही थी, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अंशुमन की सांसें गहरी होने लगी थी, जैसे उसे वह सुकून दे रही हो जिसकी उसे तलाश थी। नहीं, अभी आपको चोट लगी है, मैं पीछे हट जाऊं? अगर तुम हट गई, उसने आंखें बंद रखते हुए कहा, तो फिर मैं उठकर तुम्हें ज़बरदस्ती वापस लाऊंगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? प्रीशा ने हल्के से होठ काटे, उसके सीने में हल्के से कांपते हुए बोली, आप बहुत हुक्म चलाते हैं। अंशुमन की मुस्कान उसके बालों में छिप गई थी। तुम रहोगी, एक एक शब्द रुक कर, तो ही सांस चलती रहेगी, समझी तुम? प्रीशा की पलकें भारी हो गई थी। अंशुमन की धड़कनों की लय उसे नींद की तरफ खींचने लगी थी। अंशुमन ने आखिरी बार फुसफुसाया, गुड नाइट जाना। उस पर कोई मशीन बीप नहीं कर रही थी, बस 2 धड़कनें एक ही रफ्तार में चल रही थीं। अगली सुबह आईसीयू की खिड़की से सूरज की हल्की रोशनी, सुनहरी रोशनी उन दोनों पर धीरे धीरे उतर रही थी। प्रीशा अब भी अंशुमन के सीने पर सिर टिकाए हुए सो रही थी, उसकी सांसें शांत, उसके बाल हल्के हल्के अंशुमन के हॉस्पिटल गाउन पर फैले हुए थे। अंशुमन की बाह
अभी भी उसके चारों ओर थी, जैसे नींद में भी उसे जाने नहीं दिया हो। धीरे धीरे उसकी पलकों ने करवट ली, आंखें खुली और सामने डॉक्टर खड़े हुए दिखाई दिए। डॉक्टर शर्मा हाथ में चार्ट पकड़े हुए थोड़ी हैरानी, थोड़ी खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। अंशुमन ने उन्हें बिना आवाज़ किए बस आंखों से इशारा किया, शांत, वो सो रही है। डॉक्टर ने सिर हिलाया, बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में स्टेथोस्कोप आगे बढ़ाया। अंशुमन ने प्रीशा की पकड़ जरा भी ढीली नहीं की थी, बल्कि उसके कंधे पर अपनी बात थोड़ी और कस ली थी। इनमें भी प्रीशा उसके हल्के से मूवमेंट से उससे और ज़्यादा सट गई थी। डॉक्टर स्टेथोस्कोप रखकर हार्ट बीट सुनते हुए फुसफुसाए, स्टेबल और बहुत बेहतर। मुझे उम्मीद नहीं थी सर कि आपकी हार्ट बीट इतनी जल्दी स्टेबल हो जाएगी। अंशुमन ने हल्की सी सांस छोड़ी, जैसे ये खबर वह पूरी रात सुनना चाहता था। डॉक्टर रिपोर्ट चेक करके धीरे धीरे बाहर जाने लगे थे, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले उन्होंने पलटकर एक हल्की मुस्कान दी। गुड टू सी द बेस्ट मेडिसिन इज़ वर्किंग। उनका इशारा सीधा प्रीशा की तरफ था। अंशुमन ने कुछ नहीं कहा, बस प्रीशा की सोई हुई शक्ल देखता रहा। उसके चेहरे पर नींद में भी मुस्कान थी और वह उसके सीने में ही शांति ढूंढकर सोई थी। अंशुमन ने अपनी उंगलियां धीरे से उसके बालों में फिराईं, फुसफुसाकर, जैसे खुद से वादा कर रहा हो, आई कांट ब्रीथ विदाउट यू। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, पर बाहों की पकड़ वही रही थी, 1 इंच भी ढीली नहीं हुई थी। कमरे में कुछ देर तक मशीनों की बीप धीमी धीमी गूंजती रही। अंशुमन की सांसें अब शांत स्थिर और सबसे ज़्यादा सुकून भरी थीं। प्रीशा उसके सीने पर ऐसे सो रही थी जैसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाने वाली जगह वही हो। लेकिन तभी क्लिक, दरवाज़ा धीरे से खुला। आकाश और मिस्टी अंदर आ गए थे, चिंता से भरा चेहरा, पर सामने का नज़ारा देखते ही दोनों छिटक गए थे। अंशुमन की आंखें झट से खुलीं। उसने तुरंत अपने दूसरे हाथ से प्रीशा की पीठ पर हल्का सा दबाव डाला। सोती रहना प्लीज़, उसने फुसफुसा कर कहा, पर किस्मत ने यहाँ उसकी बात नहीं सुनी थी। प्रीशा ने नाक सिकोड़ते हुए नींद में ही करवट ली और फिर धीरे धीरे आंखें खोली। अपने सामने मिस्टी और आकाश को देख उसकी नींद ऐसे भागी जैसे किसी ने अलार्म पर 10x वॉल्यूम लगा दिया हो। पापा, सासू माँ। वो झट से उठी, हड़बड़ाकर खड़ी होने लगी थी, पर अंशुमन की बाहें अभी उसके चारों ओर थीं। वो और ज़्यादा घबरा गई थी। सासू माँ, मैं वो दवाई, मतलब सॉरी, मैं वो इनकी। उसके शब्द गोल गोल घूमने लगे थे, गाल अचानक टमाटर से भी ज़्यादा लाल होने लगे थे। मिस्टी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाई थी उसकी इन हरकतों को देखकर। उसकी आंखों में प्यार और चैन दोनों था। बेटा, कोई बात नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। हम तो बस अंशुमन को देखने आए थे, और सच कहें तो तुम्हें भी। आकाश ने अंशुमन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पिता वाली चेतावनी भरी थी, लेकिन भरोसे वाली नज़र थी। अंशुमन ने हल्की सम्मानजनक हंसी के साथ सिर झुका दिया था, पर उसकी बाहें अभी भी नहीं हटी थीं। प्रीशा ने उसे हल्की सी कोहनी मारी। हटाइए ना, हम देख रहे हैं, वह धीरे से फुसफुसाई। अंशुमन ने मासूमियत से पूछा, क्यों? डॉक्टर ने कहा था ना, बेस्ट मेडिसिन। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। मिस्टी हंस पड़ी। लगता है दवाई का डोज दिन में 3 बार देना पड़ेगा। प्रीशा का चेहरा लाल होता चला गया था। वो बस ज़मीन में गड्ढा तलाशने लगी थी। हे भगवान, ये सुबह क्यों होनी थी? अंशुमन ने उसकी ओर देखते हुए धीमे से कहा, एकदम सॉफ्ट, सिर्फ उसके लिए, गुड मॉर्निंग। और उसके होठों पर वो मुस्कान जिसने उसकी सारी घबराहट पिघला दी थी। प्रीशा घबराई हुई सी उठी और अपने बाल कान के पीछे सरकाते हुए बोली, वो मैं डॉक्टर से पूछकर आती हूँ कि आपको नाश्ते में क्या देना है। अंशुमन ने उसकी कलाई पकड़ ली थी, बस 1 सेकंड के लिए। उसकी आंखों में वही सॉफ्ट सी मुस्कान थी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन प्रीशा की धड़कनें शर्म और घबराहट में ऐसी भाग रही थी कि वो पलटते हुए ज़मीन पर नज़र टिकाए दरवाजे से बाहर निकल गई थी। कमरे में हल्की सी हंसी फैल रही थी। मिस्टी बिस्तर के किनारे बैठते हुए बोली, तुम्हें देखकर अब मेरी बेटी के चेहरे पर फिर से जान लौट आई है। अंशुमन झेप कर मुस्कुराया, आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक वापस आ सका हूँ। कुछ पल बाद नर्स के बुलाने पर मिस्टी भी बाहर चली गई थी। कमरे में अब सिर्फ अंशुमन और आकाश थे। आकाश ने चुप्पी तोड़ते हुए सामने की कुर्सी पर बैठकर लंबी सांस ली। उसने एक नज़र अंशुमन को देखा, फिर धीमे से कहा, एक सवाल है और उसका जवाब मुझे चाहिए। उनकी आवाज़ में पिता की सख्ती और चिंता दोनों थी। पूछिए, अंशुमन ने नर्म आवाज़ में कहा। विपुल रॉय को तुम कैसे जानते हो? कमरा अचानक ठंडा सा लगने लगा था। अंशुमन पलकों को झुकाकर गहरी सांस लेते हुए बोला, आई एम सॉरी डैड, यह एक सीक्रेट है, मैं आपको अभी नहीं बता सकता।
आकाश की आंखों में हल्का दर्द उतर आया था, लेकिन उनके होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान भी खेल गई थी। मुझे हमेशा लगता था तुम अपने नाना जी जैसे होगे, एक काबिल ईमानदार पुलिस ऑफिसर। उन्होंने सिर थोड़ा झुकाया, फिर धीरे से बोले, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम मुझसे भी बड़े खिलाड़ी बन जाओगे। अंशुमन ने उसकी ओर देखा, हैरान होकर। आकाश की आवाज़ गहरी हो गई थी। माफिया लीडर तक तो ठीक था, मगर मेरे ही सबसे खास आदमी राघव को अपना राइट हैंड बनाकर। उसकी नजरें सीधा अंशुमन की आंखों में थी, बिना पलक झपकाए। और फिर अंशुमन के होठों पर धीरे धीरे एक चुपचाप सी मुस्कान उभर आई थी। वह हंसते हुए बोला, आप तो सब जानते हैं डैड। बाप ही होता है, आकाश ने उसकी ओर देखते हुए कहा। पिता बेटे की आंखों के बीच एक अनकही समझ और अनगिने राज चुपचाप घूमने लगे थे। दोपहर के चेकअप्स के बाद शाम तक आखिरकार डॉक्टर ने स्माइल के साथ कहा, अंशुमन अब स्टेबल है, हम इन्हें आज डिस्चार्ज कर सकते हैं। पापा जी के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई थी। और प्रीशा, उसकी धड़कन फिर से पुरानी लय में लौट आई थी, जहाँ डर की जगह अब सुकून था। अंशुमन को धीरे धीरे घर लाया गया था। राजदान मेंशन के दरवाजे खुले और जैसे दीवारों ने भी उसे वापस गले लगा लिया था। मिस्टी ने माथे पर हल्का सा हाथ फेरा। अब सिर्फ आराम करो, सिर्फ आराम। अंशुमन ने एक शैतानी सी नज़र प्रीशा पर डाली और बोला, दवाई दिन में 3 बार। प्रीशा ने उसे घूरा, जैसे कह रही हो, आप चलिए तो कमरे में, आपकी बेशर्मी का इलाज वहीं करना है मुझे। दोनों की आंखों में छिपी मुस्कान थी, कमरे की हवा तक मुलायम बना रही थी। सबको सामान्य सा लगने लगा था, जैसे एक लंबी रात के बाद सुबह सचमुच जीत चुकी हो। पर वहीं दूसरी तरफ अंधेरे कमरे में लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। एक भारी सांस, एक गुस्से से जलता चेहरा। रेबिन वह तेज चाल में इधर उधर घूम रहा था। उसके होठों पर एक खतरनाक बेताबी भरी हंसी थी। अंशुमन बच कैसे गया? उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। एक आदमी काले सूट में धीमे से बोला, बॉस, हमारी एक टीम अभी भी उस लड़की प्रीशा पर नजर। एनफ। रेबिन ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया था। नजर नहीं, उस पर काबू चाहिए मुझे। उसकी आवाज़ जहर में डूबे खंजर जैसी थी, धीमी पर हर शब्द चीरता हुआ। वह मेज पर रखी एक फाइल उठाता है। उसमें प्रीशा की तस्वीर, अंशुमन की तस्वीर और उनके साथ अस्पताल की सीसीटीवी कैप्चर्स थे। उसके होठों से धीमे धीमे शब्द निकले, तुम अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हो ना? अगर उस लड़की को तुझसे दूर नहीं कर पाया तो मेरा नाम है विपुल रॉय नहीं। ये लड़की तेरी कमजोरी है। उसके मरते ही तेरी हालत खुद मौत से बदतर हो जाएगी। उसकी नजरें तस्वीरों पर जमी हुई थी, ऐसी पॉजिटिव, ऐसी खतरनाक, जिससे वो सिर्फ उन पर अपना अधिकार समझता हो। वह पीछे मुड़कर चुपचाप हंसा। गेम जस्ट बिगन। वहीं राजदान मेंशन में सबने अंशुमन को उसके कमरे तक पहुंचा दिया था। मिस्टी और आकाश ने उसे आराम करने की हिदायत दी और बाहर चले गए थे। कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। प्रीशा ने उसकी शॉल ठीक करते हुए थोड़ा सख्ती से कहा, आप बस लेट जाइए, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाती हूँ। अंशुमन मुस्कुराया। वो वही मुस्कान थी जो सिर्फ उसे मिलती थी। जैसे ही प्रीशा मुड़ी, उसने उसकी कलाई धीरे से पकड़ ली थी। कहाँ जा रही हो? मैंने तो सुना था दिन में 3 बार दवाई चाहिए मुझे। प्रीशा आंखें तरेरते हुए बोली, दवाई चाहिए या मुझे तंग करना है आपको? अंशुमन ने भौं उठाकर मासूम नाटक करते हुए कहा, दोनों बराबर बराबर। अंशुमन को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो स्पेशल फोर्स का सीक्रेट ऑफिसर है। वो अपनी बीवी को अपने पास रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। प्रीशा ने तकिया उसकी तरफ फेंक दिया था और वो हंस पड़ा था। पर तभी दरवाज़ा धीरे से बंद होने की आवाज़ आई। वहीं नीचे लाउंज में अभिमन्यु अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी आकाश और अनिकेत ने उसे रोक दिया था। आकाश ने कड़क आवाज़ में कहा, अभिमन्यु, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे और रिधिमा के बीच क्या चल रहा है? अभिमन्यु की सांसें अटक गई थी। वो नहीं चाहता था कि रिधिमा का असली चेहरा उसके परिवार वालों के सामने आए। उसने कुछ कहने की कोशिश की। अनिकेत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारी बीवी और बच्चा इस घर में नहीं है और तुम उन्हें वापस नहीं ला रहे। झगड़ा हुआ है क्या किसी बात पर तुम दोनों में? अभिमन्यु खामोश रहा। उसकी आंखों में दर्द और झिझक साफ झलक रही थी। तभी पीछे से शांत स्वर में अंशुमन ने कहा, उसे बोलने की जरूरत नहीं है। सब पलटकर अंशुमन की ओर देखने लगे थे। अंशुमन अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए खड़ा हुआ था। कमजोर था फिर भी आंखें दृढ़ थीं। उसने वीडियो प्ले कर दिया था। रिधिमा का सच, उसके बयानों का बोझ हर फ्रेम में साफ था। वीडियो खत्म होते ही अंशुमन थके हुए शब्दों में बोला, रिधिमा ने हम सबको धोखा दिया है।
अभी को मत कसूरवार बनाइए, और रियांश उसका बेटा नहीं है। आकाश कुछ कहने ही वाले थे कि अभिमन्यु ने धीमे पर रिक्वेस्ट भरे स्वर में कहा, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, अपने आप को संभालने के लिए भी और अपनी गलती सुधारने के लिए भी। कुछ पल की खामोशी और फिर आकाश ने सिर हिलाया और अभिमन्यु अपने कमरे में चला गया था। रात काफ़ी हो चुकी थी। अंशुमन डिनर के बाद अपने कमरे में चला गया था। कुछ देर बाद दूध लेकर प्रीशा भी धीरे धीरे उसके पास आ गई थी, लेकिन वो अभी भी शरारतों पर तुले बैठा था। अंशुमन ने दूध का गिलास नहीं देखा, वो सिर्फ उसे देख रहा था, इतनी देर तक कि प्रीशा की पलकों में हल्की झंझनाहट होने लगी थी। अंशुमन ने धीमे से भारी आवाज़ में कहा, तो मेरी दवाई लेकर आई हो? प्रीशा ने तुरंत उसका हाथ हटाया। नहीं, ज़्यादा मत उड़िए, बस दूध है, और दवाई तो मैं पहले आपको दे चुकी हूँ ना। अंशुमन के होठों पर हल्की स्मर्क आ गई थी। उसने प्रीशा की ओर देखते हुए कहा, ओके। प्रीशा ने उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस की और वो उसकी नज़रों का मतलब अच्छे से समझ गई थी। छी, आप बहुत बेशरम हैं। प्रीशा आंखें तरेर कर बोली। अंशुमन ने और ज़रा सा झुककर कहा, बेशरम? किसी ने तो कहा था कि शादी के बाद शर्म खत्म हो जाती है। प्रीशा हड़बड़ा कर बोली, वो मैंने नहीं कहा। अंशुमन ने भौहें उठाते हुए कहा, ओह, तो आप कह रही हैं कि आपको अब भी मेरे पास आने में शर्म आती है? वो खड़े होकर उसकी और करीब झुक गया था, इतना कि प्रीशा को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वह दीवार से लग चुकी थी। अंशुमन ने हाथ दीवार से टिकाया, रास्ता बंद। अंशुमन धीमे से फुसफुसाते हुए बोला, या फिर शर्म सिर्फ नाम की है? आप चाहती हैं कि हम आपके करीब आएं? उसकी आंखें उसकी आंखों में गहराई तक उतर रही थी। प्रीशा का गला सूखने लगा था। उसने नजरें चुराते हुए कहा, मैं बस आपकी हालत देखकर चिंता कर रही हूँ। आप आज ही तो डिस्चार्ज होकर आए हैं ना, तो फिर। अंशुमन ने अपनी स्माइल दबाते हुए कहा, अच्छा, तो जो अभी दिल तेज चल रहा है वो मेरी हालत की वजह से है या मेरी वजह से? प्रीशा की धड़कनें अब उसके सामने चीखने लगी थी। वह बहाना ढूंढते हुए बोली, आपका बुखार चेक कर लेती हूँ। ज़रूर। अंशुमन ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपने सीने पर रख लिया था। लेकिन स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा दिल आप छुएंगे तो खुद ही बता देगा कि कितना तेज चल रहा है। 1 सेकंड, 2। प्रीशा की सांसें बुरी तरह लड़खड़ा गई थी उसकी नज़दीकियों से। प्रीशा बहुत धीरे से बोली, ये चीटिंग है। अंशुमन ने स्मिर्क करते हुए कहा, तो मैं हर बार जीतने दूंगा तो मज़ा कैसे आएगा मिसेस राजदान? मैं उसकी उंगलियों के बीच उंगलियां फंसा चुका था। अब बताओ, वो दवाई दोगी जो मैं चाहता हूँ, या मुझे कुछ और करना पड़ेगा? प्रीशा को समझ नहीं आया कि वो भागे या रुके, और अगले ही पल वह झुककर प्रीशा की धड़कनों पर अपना हक जताने लगा था। प्रीशा बुरी तरह से उसकी नज़दीकी पर मदहोश हो रही थी। तभी उसने चिढ़कर कहा, अगर आपकी तरफ मेरे बच्चे हुए तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर अंशुमन के चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई थी। उसकी आंखों में एक गहरा दबा हुआ गुस्सा चमक रहा था। उसने नजरें उठाकर सख्त स्वर में कहा, किसने कहा हमारे बच्चे होंगे? प्रीशा एकदम जड़ हो गई थी। उसने कभी ऐसा रिएक्शन सोचा तक नहीं था। प्रीशा ने हिचक कर कहा, वो शादी के बाद तो सबके होते हैं ना, तो हमारे भी होंगे ना? वो उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रही थी, पर वहाँ सिर्फ एक गहरा अंधेरा था। अंशुमन की सांसें भारी हो चुकी थी। उसने उसकी पकड़ अचानक छोड़ दी थी और पीछे हट गया था, जैसे उसके भीतर किसी चिंगारी ने लपट पकड़ ली हो। ये बातें, उसकी आवाज़ बेहद धीमी पर ख़तरनाक सख्त थी। फिर कभी मत कहना, समझी? प्रीशा का दिल धक से रह गया था। वो एक पल में उससे दूर हो गया था, जो अभी कुछ देर पहले किसी बच्चे की तरह उसकी धड़कनों पर अपना हक जताए हुए था। वह झटके से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। उसके हर बटन के साथ उसकी आंखों में दबा हुआ दर्द और गुस्सा और ज़्यादा उभरने लगा था। प्रीशा बिल्कुल चुप बस उसे देखती रह गई थी। समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या गलत कह दिया है। शर्ट उतार कर अंशुमन ने एक तेज सांस ली। उसके कंधे के नीचे पुरानी चोटों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, कुछ ताज़ा और कुछ पुराने, जैसे किसी ने उसकी ज़िंदगी पर बार बार वार किया हो। उसने बिना उसकी ओर देखे कहा, हर किसी को बच्चे होने चाहिए, ये ज़रूरी नहीं होता। उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। उसके कदम बाथरूम की ओर उठ गए थे। अंशुमन कुछ कदम चला, लेकिन अचानक रुक गया था। उसकी उंगलियां अभी भी मुट्ठी में भिजे हुए थी, दांत भिजे हुए थे, सांसें भारी, जैसे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो रहा हो। वह मुड़ा, उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। हमारे बच्चे कभी नहीं होंगे। वह लगभग दहाड़ पड़ा था। उसकी दहाड़ कमरे की दीवारों से टकराकर वापस गूंजने लगी थी। प्रीशा की सांसें अटक गई थीं। उसकी पलकों पर आंसू कांपते हुए उतर आए थे। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आवाज़ बामुश्किल निकली थी, जैसे शब्द भी डर गए हों।
अंशुमन की मुट्ठियां भिज गई थी। वह कुछ नहीं बोला, बस बाथरूम की तरफ बढ़ा और धड़ाम दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि पर्दे और प्रीशा दोनों ही सियर उठे थे। वह वहीं खड़ी रह गई थी, डरी हुई, टूटी हुई। उसके सीने में डर की ठंडी लहरें उठ रही थीं, जो आंसुओं में बदलकर बह निकली थीं। वह बार बार खुद को समझा रही थी, वह ऐसे क्यों बोले, मैंने क्या कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। अंशुमन बाहर आया। चेहरा अभी भी सख्त था, लेकिन आंखों में उलझन दबी हुई थी। उसने प्रीशा की तरफ देखा भी नहीं, बस कमरे का दरवाज़ा खोला। बिना एक शब्द बोले, बिना एक निगाह उस पर डाले चुपचाप बाहर चला गया था। उसके जाने के बाद कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज़ रह गई थी और हवा में एक अधूरा सा सवाल, वो इतना गुस्सा क्यों हो गए। कमरा खाली था, लेकिन खामोशी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। अंशुमन के जाने के बाद प्रीशा वहीं बिस्तर के किनारे बैठी रह गई थी। आंसू अब थम चुके थे, पर दिल में दर्द धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे खुद को कंबल में समेट लिया था, जैसे कोई बच्चा खुद को बचाता है दुनिया से। पलकों पर नींद नहीं थी, फिर भी थकान ने उसे जबरन घेर लिया था। सोने से पहले एक आखिरी सोच ने उसे चुभो दिया था, शादी के बाद तो सबको बेबी अच्छे लगते हैं। उसकी नज़रें छत पर ठहर गई थी। धुंधली आंखों से वह देखते हुए बोली, तो उन्हें क्यों नहीं। प्रीशा ने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन तकिए पर एक बूंद चुपचाप गिर पड़ी थी। कहीं मेरी वजह से तो नहीं, मैं इतनी लापरवाह हूँ तो बेबी नहीं संभाल सकती। सवालों में उलझे उलझे वे धीरे से नींद में डूब गई थी। दिल के अंदर एक खामोश कसक लिए हुए। कमरे की बत्तियां बंद थीं और रात बहुत लंबी। अगली सुबह अलार्म तो बजा, लेकिन कमरे में वह खामोशी अब भी जमी हुई थी। प्रीशा की आंखें खुली, बिस्तर खाली था। अंशुमन रात भर घर नहीं लौटा था। दिल में एक चुभन सी उठी, पर उसने खुद को समेटा। चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्क्वायर रिमांड होम के लोहे के गेट के बाहर अंशुमन की कार खड़ी हुई थी। वह तेज कदमों से अंदर आया। रितिमा को देखते ही उसकी आंखें सख्त हो गई थी। वह पास झुका। ठंडी धीमी आवाज़, लेकिन जहर से भरी थी। अगर मेरी बीवी को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो मेरा कौन सा रूप ये दुनिया देखेगी, ये मैं भी नहीं जानता। रितिमा की सांसें उखड़ गई थीं। और अब तुम्हारी जिंदगी इन्हीं चार दीवारी में हमेशा गुजरेगी। उसने सिक्योरिटी को इशारा किया। रितिमा को दूसरी सेल में ले जाया गया था। अंशुमन की मुट्ठियां अब कसकर बंधी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी। वहीं घर पर आकाश और मिष्टी नाश्ते पर बैठे हुए थे। मिष्टी ने उसे देखा तो थोड़ा परेशान हो गई थी। प्रीशा, क्या हुआ बेटा, बहुत उदास लग रही हो। प्रीशा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ कमज़ोर थी। कुछ नहीं सासू माँ, मैं बस कॉलेज जा रही हूँ। मिष्टी थोड़ा परेशान हो गई थी। उसने खड़े होकर पूछा, अच्छा किसके साथ जाएगी। अंशुमन तो सुबह ही चला गया। प्रीशा ने उदास चेहरे के साथ कहा, मैं ऑटो ले लूँगी सासू माँ। लेकिन तभी आकाश की सख्त आवाज़ गूंजी, मेरी बेटी मेरे होते हुए ऑटो से क्यों जाओगी, चलो मैं छोड़ दूंगा, वैसे भी मुझे कंपनी जाना है। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द फिर से हार गए थे। अंशुमन की नाराज़गी ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह आकाश के साथ कॉलेज चली गई थी। जैसे ही क्लासरूम का दरवाज़ा खुला, प्रीशा ठिठक गई थी। अंशुमन सामने ही खड़ा हुआ था, कड़क चेहरे के साथ, जैसे रात का हर दर्द उसने खुद के भीतर बंद कर दिया हो। उसने प्रीशा की तरफ देखा भी नहीं था, और प्रीशा ने भी आज उसे इग्नोर किया। आंखों में ठंडा फासला उतर आया था दोनों के बीच। वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गई थी। दिल में भारीपन और दिमाग सवालों से भरा हुआ था। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में विपुल रॉय धीमे धीमे चलते हुए कुर्सी के सामने आकर रुका, जहाँ प्रीशा की मामी और नानी बंधक बनाकर बैठाई गई थीं। उसने फ़ोन उठाया। आवाज़ में अजीब सी सिरहन थी और एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया, चिप लेकर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा परिवार कल के सूरज की रोशनी दोबारा नहीं देखेगा। लेकिन कॉलेज में प्रीशा की नज़रें सामने स्क्रीन पर चल रहे लेक्चर को देखने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग हर सेकंड कहीं और भागे जा रहा था। कई बार मोबाइल वाइब्रेट हुआ, पर उसने देखा भी नहीं था। वह खुद को मजबूर कर रही थी, कमज़ोर नहीं पड़ना है। उसे लगा कि अंशुमन ने उसे मनाने के लिए मैसेज किया होगा, लेकिन सामने अंशुमन बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, शरीर स्थिर, पर उसकी नज़रें बार बार अनजाने में उसकी पीठ पर अटक रही थी। लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स बाहर जाने लगे थे। अंशुमन ने उसके पास आकर टेबल पर नोट्स पटक दिए थे। ये मेरे ऑफिस में लेकर आओ अभी। आवाज़ बिल्कुल प्रोफेशनल, जैसे दोनों के बीच कभी कुछ था ही नहीं। और बिना उसे कोई और मौका दिए वह पलटकर बाहर चला गया था। उसके कदमों में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे भीतर का तूफान रोक नहीं पा रहा हो। प्रीशा कुछ पल जमी रह गई थी। उसका दिल तो चिल्ला रहा था कि वो भागकर उससे पूछे कि वो नाराज़ क्यों है, अगर उसे बच्चे पसंद नहीं हैं।
तो वह कभी नाम भी नहीं लेगी बच्चों का। पर दिमाग तो जिद पर था। नहीं, मेरी दुनिया सिर्फ उनकी मर्जी पर नहीं चलेगी। उसने बैग उठाया और कॉलेज के मेन गेट की ओर बढ़ गई थी, किसी को बताए बिना, ना आकाश को और ना अंशुमन को। वहीं दूसरी तरफ अंशुमन अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा हुआ था। घड़ी देखता रहा, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, पर वह नहीं आई थी। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भिजी हुई थीं, उसके जबड़े सख्त थे और उसे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था प्रीशा के इस तरह इग्नोर करने पर। बाहर कॉलेज की सीढ़ियों से उतरती ही प्रीशा एक पल को रुकी। हवा में अजीब था, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस खाली पार्किंग थी। एक डर उसके सीने के अंदर धीरे धीरे घिरने लगा था। वह आगे बढ़ी, तभी उसके फ़ोन की रिंगटोन बजी। उसने फ़ोन निकाला और वॉइस मैसेज को प्ले किया। उसके मोबाइल स्पीकर पर एक आवाज़ ऑटो प्ले में गूंजी, चिप लेकर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा परिवार। आवाज़ वही थी, विपुल रॉय। प्रीशा के पैर ज़मीन में धंस गए थे, उसकी सांसें अटक गई थीं और आंखें फैल गई थीं। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़.